तो बच्चों थर्ड अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। थर्ड अनुप्रयोग में क्या है पहले समझो। विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में कहीं भी, R बराबर E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये फार्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध का। ये मैंने आपको 5th चैप्टर में बताया था। E होता है विद्युत वाहक बल, V होता है टर्मिनल वोल्टता। अच्छा, E जो विद्युत वाहक बल है ये खुले परिपथ में होता है और V जो टर्मिनल वोल्टता है वो बंद परिपथ में होती है। आप इसको एक बार रिपीट कर सकते हो, जाके देख सकते हो। जब परिपथ खुला होगा तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और जब इसको छोटा ई भी ले सकते हैं अपन, छोटा ई ले लेना। और जब सेल को बंद कर देते हैं, किसी जगह पे लगा दिया जाता है सेल को, तो जो टर्मिनल के मध्य विद्युत विभवांतर मिलता है वो टर्मिनल वोल्टता होती है। ठीक है, ये खुले सेल में, खुले परिपथ में, और ये बंद में, ये ध्यान रखना। इसी पे आधारित है आज का पूरा अनुप्रयोग। परिपथ व्यवस्था देख रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसा परिपथ बनेगा? प्राथमिक परिपथ तो वही बनेगा जैसा हमेशा बनता है। विभवमापी तार AB, इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, ये लगा दिया जाता है। द्वितीयक परिपथ में हम एक तो लगा देंगे सेल, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, और इसे डायरेक्ट एक धारामापी और एक जॉकी से संयोजित कर देंगे। एक धारामापी और एक जॉकी से इसको डायरेक्ट संयोजित कर देंगे। ठीक है, और इसके सिरों पे एक छोटा सा परिपथ बनाएंगे जिसमें एक प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें से हम अपनी मर्जी का कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और एक कुंजी लगा देंगे इस प्रकार से। ये कुंजी हो गई और ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया। ये पूरा परिपथ बनेगा। ये नीचे वाला जो परिपथ है ये द्वितीयक परिपथ में आ जाएगा। तो द्वितीयक परिपथ में बच्चों एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या क्या लगाया? एक सेल लगाया है, ठीक है। उस सेल के धन सिरे को आपने विभवमापी तार के A बिंदु से और ऋण सिरे को धारामापी और जॉकी से जोड़ा है। फिर सेल के टर्मिनलों के मध्य एक छोटा सा परिपथ और बनाया है जिसमें एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी को इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो ये तो परिपथ व्यवस्था में पूरा परिपथ बन जाएगा। अब हम इसकी कार्य विधि पढ़ते हैं, कार्य प्रणाली। ये कार्य कैसे करेगा, कैसे हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे इस सेल का। तो सबसे पहले K को दबा दोगे, K को दबा के धारा प्रवाहित करोगे, विभवमापी तार पर विभव पतन होगा। पहला काम यही होता है। प्राथमिक परिपथ की कुंजी को दबाते हैं, धारा प्रवाहित होती है। वो धारा जैसे ही विभवमापी तार में निकलती है तो विभव पतन होता है। इसके बाद जो ये सेल है, क्या है ये? सेल, ठीक है। इसके साथ जो परिपथ है, इस कुंजी K डैश को ऑफ रखोगे। अभी ऑफ मतलब खुला, तो ये खुलेगा मतलब अभी इस परिपथ का कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये एक तरीके से ये परिपथ हटा भी सकते हो, थोड़ी देर के लिए हटा लो, क्योंकि कुंजी खुली है, यानी कि इस परिपथ में धारा बह नहीं रही है। अब मान लो आपको L1 संतुलन लंबाई मिल गई। तो ये L1 संतुलन लंबाई E के लिए आई है, तो आप लिख दोगे सेल का विद्युत वाहक बल। इस स्थिति में हमें विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला मिल जाएगा, E बराबर XL1। ठीक है, L1 संतुलन लंबाई ले ली, E बराबर XL1 आ गया। ये तो सिंपल था। अब जो हम सेकंड काम करने वाले हैं, अब ये परिपथ यूज में हमारे आएगा जिसमें एक प्रतिरोध बॉक्स लग रहा है और एक कुंजी K डैश लग रही है। तो अब हम इसको तो बंद रखेंगे ही रखेंगे, मतलब इसको तो दबा के रखेंगे ही रखेंगे, इसको भी दबा देंगे। तो दबाने से और इसमें से एक प्रतिरोध R ओम का निकाल देंगे। R ओम का एक प्रतिरोध, जैसे 2 ओम 3 ओम का कोई एक प्रतिरोध इसमें से निकालते हैं अगर, तो इसका प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। जो भी प्रतिरोध इसमें से निकालते हैं वही प्रतिरोध इसका हो जाता है। तो जैसे कुंजी दबाओगे इसमें भी धारा प्रवाहित होने लग जाएगी I डैश। इस वाले परिपथ में भी धारा बहने लगी। वो धारा सेल के अंदर से जाएगी तो सेल बंद परिपथ में आ जाएगा। पहले सेल किस में था? खुले में, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, सेल से 0 विक्षेप आ रहा था धारामापी में। लेकिन अब हमने ये छोटा सा परिपथ इसीलिए बनाया है कि अब सेल में से अंदर ही अंदर धारा प्रवाहित होगी। बाकी इस परिपथ में बाकी में तो नहीं होगी, लेकिन सेल के अंदर होगी। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इसके विद्युत वाहक बल को थोड़ा कम कर देगा, जिसे हम टर्मिनल वोल्टता कहेंगे, क्योंकि अब सेल बंद परिपथ में आ गया है। इसको दबाते ही सेल में से धारा बहने लगी है। तो अब हम दूसरी संतुलन लंबाई लेंगे जो थोड़ी सी छोटी आएगी, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल पहले जैसा नहीं रहा, अब कम हो गया है। आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल का विद्युत वाहक बल पहले से कम हो जाता है।
तो इसीलिए ये संतुलन लंबाई थोड़ी कम आती है, और ये आती है सेल की टर्मिनल वोल्टता के लिए। ये जो संतुलन लंबाई आती है किसके लिए आती है? सेल की टर्मिनल वोल्टता के लिए। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता V है मान लो, तो संतुलन लंबाई है L2, तो V बराबर क्या हो जाएगा? XL2। ये जो V यहाँ पे आता है वो टर्मिनल वोल्टता होती है। तो टर्मिनल वोल्टता के लिए L2 संतुलन लंबाई और विद्युत वाहक बल के लिए L1 संतुलन लंबाई। L1 थोड़ा ज़्यादा होगा, L2 थोड़ा कम होगा। ये दोनों आ जाने के बाद अब हम लगाएंगे सूत्र आंतरिक प्रतिरोध का, वो लिख रहा है E माइनस V अपॉन V इंटू R, और मान रखेंगे E का मान रखेंगे XL1 माइनस V का मान रखेंगे XL2 अपॉन XL2 इंटू R। इन दोनों में से X कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा L1 माइनस L2 अपॉन XL2 इंटू R। X से X कट जाएगा और X से X कट के जो फाइनल फार्मूला आएगा स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो इस फार्मूले की सहायता से अब आप आंतरिक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि L1 प्रथम संतुलन लंबाई है, L2 द्वितीय संतुलन लंबाई है और R इसमें से निकाला गया प्रतिरोध है। ये तीनों मान आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो भाग लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। L2 का दोनों में भाग लगा के अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो इस तरीके से पूरा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय परिपथ इस प्रकार से बनाया जाता है। इनको आप बना बना के याद करना, परिपथ को बार बार बनाना, अपने आप याद हो जाएगा। और इसको पूरे को करके देखना। पहले विद्युत वाहक बल निकालेंगे, तब कुंजी K डैश को खुला छोड़ेंगे, जब टर्मिनल वोल्टता लगाएंगे तो इसको लगा देंगे ताकि धारा बहने लग जाए, और फिर इस सूत्र की सहायता से हम आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद करते रहो। ठीक है।